अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण फ़ातिमा है। आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन जो है मेनली दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सो देयर इज़ अ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब हुआ कि ऐसी पिगमेंटेशन जो कि किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के बाद हो रही है, तो दैट इज़ 80% एक्ने प्रोन स्किन में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है और इसको जाते जाते 6 मंथ्स टू 2, 3, 4 ईयर्स लग जाते हैं इसको ख़त्म होते हुए। अच्छा, इसका मेन ये है कि आप जो है लर्न टू मैनेज एक्नी, यानी कि आप एक्ने को मैनेज जब करेंगे तो इसका ये होगा कि ये प्रिवेंट हो सकती है, वरना फिर इसको फिर ट्रीट करना पड़ेगा जो कि इसको हील होते होते 6 मंथ्स टू मेनली 2 to 3, 4 ईयर्स लग जाते हैं। और मेजरली इसमें इरिटेशन या फिर रेडनेस को अवॉइड करना होता है। सेकंड वी हैव मेलाज़्मा। मेलाज़्मा जो है दैट इज़ हार्मोनल पिगमेंटेशन, और ये ऐसी पिगमेंटेशन है जो कि फीमेल्स में कंपेयर टू मेल्स कॉमन होती है, और उन फीमेल्स में जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। और जो है हार्मोन्स मेनली इनका हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉज है जो कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में ये फ्लेयर अप कर जाती है, एंड दैट इज़ रियली हार्ड टू कंट्रोल। और उसको ट्रीट करने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव फ्रैकल्स या फिर सनस्पॉट्स। फ्रैकल्स और सनस्पॉट्स में ये फ़र्क होता है कि जब सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो फ्रैकल्स जो है वो अर्ली अपेयर होते हैं और फिर डिसअपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन सन स्पॉट्स जो हैं लेटर स्टेजेस में अपेयर होते हैं और फिर वो जो है बहुत देर तक रहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मेनली टॉप 10 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो इनको ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में यूज़ होता है, यानी कि पिगमेंटेशन को प्रिवेंशन या क्योर में यूज़ होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सनस्क्रीन। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अगर आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर वो आपकी सारी ट्रीटमेंट जो है वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है जब तक आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, सनस्क्रीन इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन इसकी हर बीमारी के लिए यही होता है कि बेटर इज़ टू प्रिवेंट दैन टू क्योर। ठीक है, सो सनस्क्रीन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाई इट इज़ top of the ingredient list. So always use broad spectrum sunscreen. Broad spectrum का क्या मतलब होता है, यानी कि वो UVA और UVB रेडिएशन दोनों से प्रोटेक्ट कर सके। सो सनस्क्रीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल सनस्क्रीन्स जो हैं वो लेस इरिटेटिंग होता है, और जो है उनमें क्या होता है कि वो सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इरिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं कराते। उनके मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जिंक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फिजिकल सनस्क्रीन। सो जिंक जो है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसको यूज़ करते हुए वो वाइट कास्ट छोड़ जाता है। देन वी हैव केमिकल सनस्क्रीन। उसके फिर बहुत जो है, अगर आपको वाइट कास्ट नहीं चाहिए, वैसे ही सनस्क्रीन यूज़ करना चाह रहे, दैन केमिकल सनस्क्रीन इज़ द ऑप्शन। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन इज़ हाइड्रोक्विनोन। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन जो है इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू मेलाज़्मा। सो इसका ये है कि ये मेनली टायरोसिनेज को ब्लॉक करता है। टायरोसिनेज क्या है? टायरोसिनेज एंजाइम है जो कि टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपा एंड देन इनटू मेलानिन, एंड मेलानिन इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेलाज़्मा। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोक्विनोन को असरअंदाज होने में बहुत से हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन इसका ये एक पॉइंट है कि वो आपको सन सेंसिटिव बनाता है, और जो है वो आपको ब्लीच नहीं करता, लेकिन इरिटेशन ज़रूर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको लगा के गोरे हो जाएंगे,
ऐसा नहीं होता, ब्लीचिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपके मेलानिन को इन कंट्रोल रखता है एंड कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो मेलाज्मा है या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है या सन स्पॉट्स हैं वो फिर कंट्रोल में रहते हैं और वो फिर फेड होते जाते हैं। अच्छा, उसके भी फिर ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ्स हैं। ओवर द काउंटर 2% से शुरू होता है एंड देन यू कैन गो अप टू 15%, लेकिन 2 to 4% इज मैक्स यू कैन यूज एज ओवर द काउंटर ड्रग, और फिर जो है वो फिर प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको उसको यूज करना है। और जो है हाइड्रोक्विनोन के ऊपर जो है अगर उसके साथ अगर एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज़ किए जाएं, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं मेनली आपके एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज़ होते हैं, जिनमें सबसे जो अच्छा काम करता है दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर साइज। तो क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर की क्योंकि एक्सफोलिएशन करता है, सुपरफिशियल डेड लेयर को रिमूव करता है, तो हाइड्रोक्विनोन की जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप रेटिनॉल भी यूज़ कर रहे हैं और हाइड्रोक्विनोन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं रात में। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोक्विनोन एक रात आप हाइड्रोक्विनोन और ग्लाइकोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और जो अगली रात है वो आप रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत कॉम्बिनेशन में क्रीम बनती है जिसमें हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड और जो है स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन एक है लेकिन वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि आप स्टेरॉइड्स को बहुत लॉन्ग टर्म अपने ऊपर नहीं जो है यूज़ कर सकते। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन के लिए बहुत जो है मिसकंसेप्शंस भी हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है, हालांकि वो कार्सिनोजेनिक नहीं है, वो सेफ़ है क्योंकि हमारे पास 50 इयर्स का डेटा है जिसमें हाइड्रोक्विनोन को स्टडी किया गया है और कोई भी अभी तक कोई केस रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें ये पता चल सके कि हाइड्रोक्विनोन कार्सिनोजेनिक है। एक स्टडी हुई थी साउथ अफ्रीका में हाइड्रोक्विनोन की जो कि मर्करी के साथ हुई थी, तो वो स्टडी इनवैलिड हो जाती है क्योंकि मर्करी तो कार्सिनोजेनिक है, तो फिर उसमें आप प्रूव नहीं कर सकते कि हाइड्रोक्विनोन भी कार्सिनोजेनिक है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल्स में फीटसेस के ऊपर हमारे पास कोई डेटा नहीं है फॉर वैलिड रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो फिर जो है हाइड्रोक्विनोन इज़ नॉट प्रेफरेबल टू यूज़ इन प्रेग्नेंट लेडीज़। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड इंग्रेडिएंट आता है दैट इज़ रेटिनॉल्स, रेटिनॉइड्स और विटामिन ए डेरिवेटिव्स। विटामिन ए डेरिवेटिव्स ये क्या करते हैं कि ये आपकी स्किन रीजनरेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, पिगमेंटेशन को इवन आउट करते हैं और कोलेजन बूस्ट करते हैं। और जो है रेटिनॉल्स ओवर द काउंटर सुपर एक्सेसिबल हैं तो इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। उनमें हमारे पास जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के रेटिनॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉक का रेटिनॉल आता है या फिर स्किनसूटिकल्स का भी एक रेटिनॉल अवेलेबल है दैट इज़ ओवर द काउंटर, जिसको यूज़ करके जो है आप पिगमेंटेशन से जो है आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा पा सकते हैं। देन वी हैव अगेन, अगर आपको एक्सेस नहीं है टू द प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स, देन एडाप्लिन भी एक रेटिनॉइड का ही फॉर्म है जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है, लेकिन उसके उतने ही बेनिफिट्स हैं जितने प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइन के हैं। देन वी हैव एज़िलिक एसिड। एज़िलिक एसिड जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। एज़िलिक एसिड जो है एक फंगस से डिराइव किया जाता है जिसको हम कहते हैं पिटायरोस्पोरियम ओवेल विच एक्चुअली कॉजेज टीनिया वर्सिकलर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं जो कि समर्स में और बहुत बुरे हो जाते हैं, तो जो है वो बेसिकली यही सेम फंगस जो है ये पैचेस कॉज कराता है जिसको टीनिया वर्सिकलर कहा जाता है। ये क्या करता है कि आप ये वाइट पैचेस इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ये फंगस जो है टायरोसिनेस को खा जाता है, टायरोसिनेस को खाता है, तो इसलिए वहाँ पे
जो है मेलानिन नहीं बनता, जिसकी वजह से वहाँ पे वाइट पैचेस बनते हैं। तो एजिलिक एसिड उसी से डिराइव किया जाता है। तो ये जो है इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ये आपको सन सेंसिटिव भी नहीं करता। ये एजिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जैसे वो एक फ्रेंड होता है जिसको सब पसंद करते हैं, जिसका कोई नेगेटिव बात नहीं होती। सो एजिलिक एसिड इज़ दैट वन इंग्रेडिएंट। एक विनिंग कॉम्बो आप बना सकते हैं एजिलिक, अगर आप एक रात एजिलिक एसिड और रेटिनॉइड और साथ में एक्सफोलिएटिंग एसिड लगाते हैं, देन यू कैन ऑल्टरनेट इट with other night with hydroquinone and azelaic acid and exfoliating acid. हाइड्रोक्विनोन और रेटिनॉइड्स को अगर एक ही रात में यूज़ करेंगे तो दोनों ही इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो दैट कैन फ्लेयर अप द इन्फ्लेमेशन एंड देन अल्टीमेटली वर्सन your hyperpigmentation. So it is better to alternate them between 2 nights. Then there's a fifth ingredient, that is niacinamide. Niacinamide, it is the vitamin B3 derivative and it works best between 2 to 5%. So niacinamide can be irritating, so more is not more, less is more. So अगर आप उसको 5% से भी ज़्यादा परसेंट में यूज़ करेंगे, सो इट कैन कॉज इरिटेशन एंड देन अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन एंड दैट विल डिफीट इट्स पर्पस, बिकॉज दैन इट कैन अगेन लीड टू hyperpigmentation. Niacinamide can also be combined with azelaic acid. So you can do azelaic acid and niacinamide in the morning with azelaic acid, retinol and glycolic acid in the night, and then other night you can do hydroquinone, azelaic acid and glycolic acid. So niacinamide can be used in the morning with azelaic acid daily, and it also depends on your toleration, right? So sixth ingredient, that is basically tranexamic acid. Tranexamic acid जो है mainly ये popular है hematologist के पास. ट्रेनेक्समेक एसिड क्या करता है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स को डिक्रीज करता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है, जो कि इवेंचुअली मेलाज्मा कॉज कराती हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स को भी ब्लॉक करता है, जो कि अल्टीमेटली पिगमेंटेशन को मिनिमाइज करता है। ये बेसिकली आपका जो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसको ब्लॉक करता है एंड अल्टीमेटली फिर मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। अगर आप ट्रेनेक्समिक एसिड ओरली लेते हैं और टॉपिकली हाइड्रोक्विनोन लगाते हैं, दैन इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल विथ मेलाज्मा। अच्छा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या फिर आप बर्थ कंट्रोल पे हैं, देन यूज़ अवॉइड टेकिंग ट्रेनेक्समिक एसिड ओरली, ठीक है। टॉपिकल ट्रेनेक्समिक एसिड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, if you are sensitive to hydroquinone or cannot take it, and if you are sensitive. So SkinCeuticals का एक discoloration defense आता है जिसमें tranexamic acid पाया जाता है और 5% niacinamide है और 1% kojic acid है। Then number 7 ingredient is kojic acid. Kojic acid जो है ये तब बनता है, ये बैक्टीरिया बनाते हैं जब राइस की फर्मेंटेशन होती है to make sake. So this kojic acid basically decreases the pigmentation, it eats up the copper. तो कॉपर जो है एक पाथवे है जिसमें अल्टीमेटली फिर मेलानिन प्रोड्यूस होता है, तो ये कॉपर को ख़त्म कर देगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो कोजिक एसिड इज़ आइडियल बिटवीन 1 to 4%। एंड कोजिक एसिड के साथ भी यही है कि मोर इज़ नॉट मोर, लेस इज़ मोर, सो इट कैन बी इरिटेटिंग अबव 4%, सो बेटर इज़ टू take it till 4%, because if it causes irritation, then it will lead to inflammation and ultimately more hyperpigmentation. Then we have a number 8 ingredient, that is L-ascorbic acid, which is also known as vitamin C. And
विटामिन सी क्या करता है कि ये आपकी पिगमेंटेशन को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देगा, बल्कि ये आपके स्किन को जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो स्किन में डैमेज होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो ओवर टाइम डार्कनिंग होती है उसको ये प्रिवेंट करता है। सो विटामिन सी वर्क्स बेस्ट बिटवीन 10 to 20%। सो जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं तो उतना ही यूज़ करें। 20% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दैट विल बी इरिटेटिंग। इसमें एक लॉरियल का आता है विटामिन सी 10% पे, और स्किनस्यूटिकल्स का भी अवेलेबल है in 15%. Then we have alpha arbutin. Alpha arbutin, basically it is natural hydroquinone, so it works best at 5%, and anything greater than 5% can again lead to post-inflammatory hyperpigmentation. So better is to avoid alpha arbutin if you are pregnant, or then again you should consult your OB-GYN, right? So because it is a natural hydroquinone, so it is to take with caution, because it is a ultimately can function as hydroquinone, right? Then number 10 is licorice root. Licorice root is again an ingredient that is used in the used for cure of the hyperpigmentation, but आपको ऐसे products नहीं मिलेंगे जिसमें आपको licorice root separately मिले। ये ज़्यादातर कोजिक एसिड और जो है अल्फा आर्ब्यूटिन की कॉम्बिनेशन में ही यूज़ होता है। सो ये हमने टॉप 10 इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए विद सनस्क्रीन। ये आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है सारे यूज़ नहीं करने होते। पहले जो है ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट इज बेस्ट डन विद हाइड्रोक्विनोन, because हाइड्रोक्विनोन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हाइपरपिगमेंटेशन, एंड देन फिर आप अगेन बाकी कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी, राइट। लेकिन इन सारे ट्रीटमेंट्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है। अगर सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये जो है सारे ट्रीटमेंट दीज कैन गो इनटू वेन, राइट। अगर हाइड्रोक्विनोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो है अंडर यूज़ करें, बिकॉज उसके फिर कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म यूज़ करने के फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसको बेस्ट ये है कि आप 2 months ऑन एंड 1 month ऑफ करके यूज़ करें, यानी कि ऑन एंड ऑफ यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।